वेरी गुड इवनिंग क्लास, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो अकेडमी। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। इसमें हम आज जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे साइटोकाइनेंस के बारे में। साइटोकाइनेंस के बारे में पढ़ेंगे। साइटोकाइनेंस की बात की जाए जिसे काइनेटिन के नाम से भी जानते हैं। इसे काइनेटिन के नाम से भी जानते हैं। जब हमने इसका बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था वहां पे हमने काइनेटिन को पढ़ा था। हमने वहां पढ़ा था कि ये एडेनिन का डेरिवेटिव होता है। इसका डेरिवेटिव होता है एडेनिन का डेरिवेटिव होता है। एडेनिन का डेरिवेटिव एडेनिन का डेरिवेटिव होता है। हमने पढ़ा था कि ये N फॉरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन होता है। N फॉरफ्यूरिल एमिनोप्यूरिन होता है। अगर हम साइटोकाइनेंस के डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी एफ स्कूग ने की थी। किसने की थी? एफ स्कूग ने की थी। एफ स्कूग ने सबसे पहले टोबैको प्लांट में इसको देखा। टोबैको प्लांट में इसको देखा। उसके बाद हेरिंग फिश के स्पर्म में डीएनए में इसकी डिस्कवरी। हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए में इसकी डिस्कवरी की। तो इसकी डिस्कवरी किसने की थी? इसकी डिस्कवरी की थी एफ स्कूग ने। किसने की थी? एफ स्कूग ने की थी। ठीक है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट है लैथम। कौन से साइंटिस्ट थे? लैथम साइंटिस्ट थे। लैथम साइंटिस्ट ने जिया में यानी मक्के में इसको देखा था। जिया मेज यानी मक्के में इसको देखा था। जिया मेज यानी मक्के में इसको देखा था। ठीक है। उन्होंने जिया मेज में यानी मक्के में यानी कौन के कर्नल्स में कौन के कर्नल्स में यानी कौन यानी मक्का, कर्नल्स यानी जो बीज का आंतरिक हिस्सा होता है, जो सीड का आंतरिक हिस्सा होता है, बीज का आंतरिक हिस्सा, आंतरिक हिस्से में इसको देखा। बीज के आंतरिक हिस्से में कौन के कर्नल्स में। इसे क्या कहा जाता है? मक्का का ओस्ट भी कहते हैं। बीज के आंतरिक हिस्से में इसे देखा और क्या नाम दिया? इसे जियाटी नाम दिया। जियाटी नाम दिया क्योंकि जिया मेज में खोज हुई थी तो जियाटी नाम दिया। जिया मेज में इसकी खोज हुई थी तो क्या नाम दिया? जियाटी नाम दिया। किसने देखा? लैथम ने देखा। कहां देखा? जिया मेज में देखा। कहां? कौन के कार्नेल्स में। जो बीज का जो कार्नेल्स होता है, कौन का जो कार्नेल्स होता है, बीज का जो आंतरिक हिस्सा होता है उसमें देखा और क्या नाम दिया? जियाटी नाम दिया। ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं काइनेटिन या साइटोकाइनिन की बात की जाए तो ये कहां पाया जाता है? ये प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता। प्लांट में नेचुरली ये नहीं पाया जाता। फिर भी हमने देखा था जिया मेज के आंतरिक हिस्से में, सीड के कार्नल्स में ये था। ठीक है। जिया मेज के सीड के कार्नल्स में था। और कहां था ये? और ये ईस्ट में पाया जाता है। ईस्ट के में पाया जाता है। और कहां पाया जाता है? और जो वेस्कुलर वाला पार्ट हिस्सा है, वेस्कुलर टिश्यू में पाया जाता है। वेस्कुलर टिश्यू संवहनी उत्तक में पाया जाता है।
कोकोनट मिल्क में पाया जाता है। कोकोनट मिल्क में पाया जाता है, ईस्ट में पाया जाता है, सवैनी उत्तक में पाया जाता है, कोकोनट मिल्क में पाया जाता है। प्लांट में नेचुरली नहीं पाया जाता, लेकिन फिर भी जो कुछ हिस्से हैं जहां ये प्लांट में मिलता है। ईस्ट हो गया, वेस्कुलर टिश्यू हो गया, कोकोनट मिल्क हो गया। अगर इसके हम देखें कि इसके यूजेस क्या है, साइटोकाइनिन्स के यूजेस क्या है, इसके बारे में देखें। साइटोकाइनिन्स की बात की जाए तो साइटोकाइनिन्स मान लीजिए कोशिका है, क्या है, कोशिका है। इस कोशिका में कोशिका का केंद्रक है, ये आ गया सेल का न्यूक्लियस। जब ये कोशिका डिवाइड होगी तो एक तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, एक तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, इसे कहेंगे न्यूक्लियर डिवीजन। इसे क्या कहेंगे, न्यूक्लियर डिवीजन कहेंगे। एक जो कोशिका द्रव्य है वो भी तो विभाजित होगा। कोशिका द्रव्य जो है वो भी तो डिवाइड होगा इस तरह से। साइटोप्लाज्म भी तो डिवाइड होगा, कोशिका द्रव्य भी तो डिवाइड होगा, उसे हम कहेंगे साइटोकाइनेसिस। कोशिका द्रव्य विभाजन। तो जो साइटोकाइनिन्स है वो इसी साइटोकाइनेसिस से निकला है, कोशिका द्रव्य विभाजन से निकला है। तो साइटोकाइनेसिस क्या करेगा, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा। सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, क्योंकि साइटोकाइनेसिस से निकला है, ठीक है, जहां कोशिका द्रव्य का विभाजन हो रहा है। ये क्या कर रहा है, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। क्या कर रहा है, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है। कहां प्रमोट कर रहा है सर, एक तो प्रमोट कर रहा है कहां, शूट के बड़ वाले हिस्से में। शूट की जो बड़ है, हमने तब बात की थी कि जो हिस्सा जमीन के अंदर होता है वो रूट होता है, और जो हिस्सा जमीन के बाहर होता है वो क्या होता है, शूट होता है। जो हमें आंखों से दिखाई देता है वो क्या होता है, शूट होता है। तो शूट के बड़ में, ठीक है, और रूट के एपेक्स में, एपिकल रीजन या एपेक्स भी बोल सकते हैं, रूट के एपिकल रीजन में। और जो फ्रूट है, फ्रूट में, ठीक है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करेगा, कोशिका विभाजन को प्रमोट करेगा। कहां, शूट में, बड में, रूट के एपिकल रीजन में और फ्रूट में। क्या करेगा, कोशिका विभाजन को प्रमोट करेगा। अब आगे चलते हैं, और ये क्या काम करेगा, ये प्रोडक्शन करेगा। किसकी प्रोडक्शन करेगा, न्यू लीव्स की प्रोडक्शन करेगा, नई पत्तियों की प्रोडक्शन करेगा। और किसकी प्रोडक्शन करेगा, क्लोरोप्लास्ट की प्रोडक्शन करेगा। क्लोरोप्लास्ट की प्रोडक्शन करेगा। क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा। और क्या करेगा, एपिकल डोमिनेंस को कम करेगा। एपिकल डोमिनेंस को कम करेगा, इसको समझते हैं, एपिकल डोमिनेंस को समझते हैं। देखिए, हमने जब ऑक्सीजन पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि एपिकल डोमिनेंस को ऑक्सीजन बढ़ा रहा था। उसका मतलब जो यहाँ पे बढ़ थी, यहाँ पे जो बढ़ थी उसमें सबसे ज्यादा ग्रो हो रही थी, लेकिन जो लैटरल बर्ड्स थी उनमें ग्रो नहीं हो रही थी। यहाँ उल्टा होगा, यहाँ एपिकल डोमिनेंस कम हो जाएगी और जो लैटरल बर्ड्स है उनकी ग्रोथ ज्यादा होगी। इस तरह से, इस तरह से।
लेटरल वर्ड्स की ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी। लेटरल वर्ड्स की ग्रोथ क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि ये एपिकल डोमिनेंस जो शीर्षस्थ प्रमुखता है, जो शीर्षस्थ प्रमुखता है उसको कम कर रहा है, जबकि ऑक्सिन शीर्षस्थ प्रमुखता को बढ़ा रहा था। ठीक है, ये लेटरल जो है, जो लेटरल ब्रांचेस है उनकी ग्रोथ पे मदद कर रहा है, ये लेटरल ब्रांचेस की ग्रोथ पे मदद कर रहा है। यानी ये क्या कर रहा है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस में या एडवेंटिशियस ग्रोथ में मदद कर रहा है, या ग्रोथ में मदद कर रहा है। एडवेंटिशियस ग्रोथ कौन सी होती है, एडवेंटिशियस ग्रोथ वो ग्रोथ होती है जो मेन एक्सिस पे ना होकर साइड एक्सिस पे होती है। मेन एक्सिस पे इतनी ग्रोथ नहीं होती जितनी लेटरल ब्रांचेस में या अन्य शाखाओं पे इतनी ब्रांचेस होती है। तो एडवेंटिशियस ब्रांचेस को, ठीक है, एडवेंटिशियस ब्रांचेस क्या है, और एडवेंटिशियस ग्रोथ को ये प्रमोट करता है, जबकि एपिकल डोमिनेंस को ये कम करता है, एपिकल डोमिनेंस को ये कम करता है। ठीक है, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए जिम्मेदार है, ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए रिस्पॉन्सिबल, स्टोमेटा भी खुलने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, और क्या करता है सर, ये स्टोमेटा के ओपनिंग के लिए जिम्मेदार है। रिचमैन लैंग इफेक्ट करता है, रिचमैन लैंग इफेक्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये इंपॉर्टेंट है, रिचमैन लैंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में सबसे पहले पढ़ते हैं। देखो, मान लीजिए कोई प्लांट है, ऐसे मान लीजिए कोई प्लांट है जनरल में, इस प्लांट में कोई लीव्स होगी। अगर लीव्स में क्लोरोप्लास्ट कम हो जाए, क्लोरोप्लास्ट कम हो जाए, ठीक है सर, क्लोरोप्लास्ट कम हो गया, क्लोरोप्लास्ट कम होने के बाद येलो प्लांट हो जाएगा। प्लांट कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ठीक है, पीला हो जाएगा, मुरझा जाएगा। लेकिन जब इसमें साइटोकाइनिन्स का छिड़काव कर दिया जाए, इसका छिड़काव कर दिया जाए, साइटोकाइनिन का छिड़काव कर दिया जाए, जैसे ही इसमें साइटोकाइनिन्स का छिड़काव करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्लोरोप्लास्ट बनना शुरू हो जाएगा। हमने दूसरा इफेक्ट क्या देखा था कि ये लीव्स का प्रमोशन करता है, प्रमोट करता है न्यू लीव्स को, प्रमोट करता है क्लोरोप्लास्ट को, क्लोरोप्लास्ट बनना शुरू हो जाएगा। और जो प्लांट मुरझाया हुआ था, डेड अवस्था में था, वो वापस एक नया जीवन उसको मिल जाएगा, उसको न्यू लाइफ मिल जाएगी। इस इफेक्ट को कहते हैं रिचमैन लॉन्ग इफेक्ट, रिचमैन लैंग इफेक्ट, रिचमैन लैंग इफेक्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन आया था असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर 2020 में। क्वेश्चन था कि रिचमैन लैंग इफेक्ट किससे संबंधित है, ऑक्सिन से, साइटोकाइनिन से, और भी ऑप्शंस थे, तो ये साइटोकाइनिन से संबंधित है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि जब क्लोरोप्लास्ट कम हो जाए, लीव्स येलो हो जाए, प्लांट की डेथ होने लग जाए, तो साइटोकाइनिन का छिड़काव करने से प्लांट को एक नई लाइफ मिल सकती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, जो लीव्स होती हैं, ठीक है, जो लीव्स होती हैं उन्हें वापस जिंदा कर देता है, या क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस करना शुरू कर देता है। तो रिचमैन लैंग इफेक्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और क्या करता है, ये डिले लीफ सेनेसेंस करता है। डिले लीफ सेनेसेंस, यानी लीफ यानी पत्ती, और सेनेसेंस मतलब बुढ़ापा या जीर्णता, पत्तियों की जीर्णता को कम करता है, दूर करता है, यानी पत्तियों में बुढ़ापा नहीं आने देता। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है, न्यू लीव्स का फॉर्मेशन करता रहता है, क्लोरोप्लास्ट का सिंथेसिस करता रहता है, तो ये डिले लीफ सेनेसेंस करता रहता है। तो ये था साइटोकाइनिन। अब आगे चलते हैं।
अब हम आगे चलते हैं, एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। एब्सिसिक एसिड के बारे में पढ़ते हैं। अगर एब्सिसिक एसिड की बात की जाए, तो सबसे पहले इसे 3 नाम से जानते थे। डोरमेन के नाम से, बीटा इनहिबिटर के नाम से, या इसे इनहिबिटर बी भी कहते हैं। इनहिबिटर बी भी कहते थे, इनहिबिटर बी। यह नाम दिया था ओसबोर्न ने। ओसबोर्न ने यह नाम दिया था। या इसे क्या कहते थे? एब्सिशन सेकंड। एब्सिशन सेकंड, एब्सिशन सेकंड नाम दिया था। एब्सिशन सेकंड क्यों दिया था? क्योंकि कॉटन में इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज किसमें हुई थी? कॉटन में इसकी खोज हुई थी। कॉटन में इसकी खोज हुई थी, ठीक है, कॉटन में इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज किसने की थी? एडिकेट ने की थी। एडिकेट नामक साइंटिस्ट ने, एडिकेट नामक साइंटिस्ट ने इसकी खोज की थी। तो इसे पहले 1960 के दशक में इसे बेसिकली 3 नामों से जाना जाता है। डोरमिन, बीटा इनहिबिटर या इनहिबिटर बी, या एब्सिशन सेकंड के नाम से जाना जाता था। इसकी खोज कॉटन में की गई थी। जो कॉटन का वो जो फ्लावर टाइप होता है ना, बुल सा, ठीक है, डंठल टाइप, उसमें। और किसने की थी? एडिकेट नामक साइंटिस्ट ने की थी। किसने की थी? एडिकेट नामक साइंटिस्ट ने की थी। अब आगे चलते हैं। देखो, उसके बाद 2 साइंटिस्ट और थे। एक था W.C. लिव, और एक था H.R. केरेंस। W.C. लिव और H.R. केरेंस, ठीक है। इन दोनों साइंटिस्ट का जो खोज में योगदान था, इन दोनों साइंटिस्ट का एब्सिसिक एसिड की खोज में क्या था? योगदान था। 2013 में स्कूल लेक्चरर के क्वेश्चन में एक प्रश्न था जिसमें एक तरफ सारे ग्रोथ रेगुलेटर्स दे रखे थे, एक तरफ साइंटिस्ट के नाम करने थे, मैच द कॉलम करना था। तो वहां पे एब्सिसिक एसिड के सामने W.C. लिव और H.R. केरेंस का नाम दे रखा था, तो इसके साथ इसको मैच करना था, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अगर मैं आगे बात करूं, एब्सिसिक एसिड के काम की बात करूं, तो पहला ये प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है। प्लांट ग्रोथ इनहिबिटर है ये। एब्सिशन और डोरमेंसी के लिए उत्तरदायी है। एब्सिशन होता है अलगाव या विलगन। विलगन कहते हैं, विगलन कहते हैं, एक ही बात है। विलगन या विगलन, विगलन या विलगन के लिए क्या उत्तरदायी है? अलगाव के लिए उत्तरदायी है। और डोरमेंसी सुसुप्तावस्था के लिए उत्तरदायी है। सुसुप्तावस्था के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। डोरमेंसी के लिए उत्तरदायी है। डोरमेंसी को हम पढ़ चुके हैं पहले कि इंटरनल फैक्टर के कारण प्लांट की ग्रोथ रुक जाती है, ठीक है। अब बात करते हैं इनहिबिटर की, कि इसे इनहिबिटर क्यों कहते हैं। अगर मैं इनहिबिटर की बात करूं, इनहिबिट की बात करो, किसे किसे इनहिबिट करता है? सबसे पहले ये सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है। और प्लांट की
प्लांट की जो एक्टिविटी है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी है, मेटाबॉलिज्म है, उसको इनहिबिट करता है। उसको क्या करता है? इनहिबिट करता है। सीड के जर्मिनेशन को इनहिबिट करता है और प्लांट की मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनहिबिट करता है। जब हमने जिब्रेलिक एसिड पढ़ा था, याद करो जिब्रेलिक एसिड, तब हमने पढ़ा था कि ये प्लांट में जो सीड के जर्मिनेशन को वो प्रमोट कर रहा था, वो क्या कर रहा था? जो अल्फा एमाइलेज की एक्टिविटी को बढ़ाकर, अल्फा एमाइलेज की एक्टिविटी को बढ़ाकर वो सीड जर्मिनेशन को प्रमोट कर रहा था, ठीक है। लेकिन एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। एब्सिसिक एसिड क्या कर रहा है? इनहिबिट कर रहा है। तो ये क्या है? ये एंटी है। किसके एंटी है? ये जिब्रेलिक एसिड के एंटी है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड के एंटी काम करता है, ठीक है। जिब्रेलिक एसिड के एंटी काम करता है। तो ये इनहिबिट करता है किसको? सीड जर्मिनेशन को। इनहिबिट करता है किसको? मेटाबॉलिक एक्टिविटी को, प्लांट के मेटाबॉलिज्म को इनहिबिट करता है। और क्या करता है? ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा को बंद करने का कार्य करता है। हमने इससे पहले साइटोकाइनिन पढ़ा था, वो ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा कर रहा था, ये क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा करता है। अब आगे चलते हैं। इसे स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये स्ट्रेस के समय काम आता है। स्ट्रेस के समय कैसे? मान लीजिए कोई प्लांट है, ठीक है, उस प्लांट में वाटर की बहुत कम है, वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है, उस प्लांट के आसपास वाटर की क्वांटिटी बहुत कम है। तो उस जगह पे जब प्लांट स्ट्रेस में, जब किसी चीज की कमी है, तो प्लांट स्ट्रेस में है, उस समय ये उसे जिंदा रखने में, उस क्योंकि इसकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, उसके सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है, उस प्लांट को जीवित रखने के लिए महत्वपूर्ण है। तो ये स्ट्रेस हार्मोन के रूप में काम करता है। जब भी प्लांट स्ट्रेस में होता है तो उसके सेल डिवीजन को इनहिबिट कर देगा, ठीक है। तो इससे कारण प्लांट उस जो स्ट्रेस है उसमें उससे बाहर निकल पाएगा। इसे स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। ये सीड को क्या करता है? एक तो डोर्मेंसी, मैच्योरेशन, और एक क्या? डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डेवलपमेंट के लिए क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। और आगे चले एब्सिसिक एसिड के बारे में। इसे एंटागोनिस्ट ऑफ जिब्रेलिक एसिड कहते हैं, ऑफ जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? एंटागोनिस्ट ऑफ जिब्रेलिक एसिड कहते हैं। अब आगे चलते हैं। देखिए अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। मान लीजिए कोई प्लांट है, ये प्लांट की लीव्स है, ये यंग लीव है और ये ओल्ड लीव है। कैसी लीव है? ओल्ड लीव है। यंग लीव्स की बात की जाए, यहां पे ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा पाई जाएगी, ऑक्सीजन की अमाउंट ज्यादा पाई जाएगी, एब्सिसिक एसिड की अमाउंट कम पाई जाएगी। जबकि ओल्ड लीफ में क्या होगा? उल्टा होगा, एब्सिसिक एसिड ज्यादा होगा और ऑक्सीजन क्या होगा? कम होगा। जब हमने ऑक्सीजन पढ़ा था वहां पे भी इस बारे में डिटेल में बात की थी कि जो ऑक्सीजन है वो यंग लीफ को तो प्रिवेंट करता है, जबकि ओल्ड लीफ के विगलन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है। और एब्सिसिक एसिड वहां ज्यादा पाया जा रहा है, तो एब्सिसिक एसिड वैसे ही एब्सिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, ठीक है। तो ये था एब्सिसिक एसिड। एक और टर्म आई थी, एग्जाम में आई थी वो टर्म, ठीक है, वो टर्म थी डेटरेंट। क्वेश्चन क्या था? प्लांट ग्रोथ डेटरेंट को, ये स्कूल लेक्चर आ गया।
प्लांट ग्रोथ डेटरेंट, पादप वृद्धि अवरोधक, पादप वृद्धि अवरोधक, वो HCC है। ठीक है, इसे अवरोधक कहते हैं। प्लांट ग्रोथ की जो वृद्धि है उसको अवरोध कर देता है, बंद कर देता है, अवरोधक कहते हैं। ठीक है, ये स्कूल लेक्चर में है क्वेश्चन। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी। आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।